बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। स्टूडेंट्स, बच्चों क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। उसके बाद रेशियो रेशियो की शीट मैंने बना दी है और रेशियो की शीट में पहले ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, रेशियो चैप्टर की एक ही शीट है, परसेंटेज की दो शीट थी। आइए, चेतन को पहले साल में 2% की वृद्धि, दूसरे साल में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। वर्तमान बिक्री 1,76,800 है। तो पूछा 2 साल पहले उसकी बिक्री क्या थी। आपको आंसर बताना है दशमलव के 2 स्थान तक। तो मैंने आपको दोनों ही मेथड बताए थे बच्चे साल को करने का, रेशियो मेथड भी और अप्रोक्सीमेशन मेथड भी। अगर चेतन की बिक्री पहले साल 2% बढ़ते, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, रेशियो से बता देता हूं, 1/50। इसका मतलब अगर बिक्री 50 है तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी बढ़ के 51। बताओ कोई समस्या? मल्टीप्लाई। दूसरे साल में बिक्री कितनी बढ़ती है? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं बच्चों? 1/5। यानी कि अगर बिक्री 5 है तो 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, अब ये कटेगा तो है नहीं, नहीं कट रहा है। दोनों की सीधी सीधी क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। ये किससे कट गया? 2 से। 2 तिया 6 और 2 से 50 कितनी बार कट गया? 25 बार। तो 25 पंजे 125। क्लियर है? और ऊपर हो गया 51 तिया 153। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ये आ गया बच्चे, ठीक है ना। तो ये इनिशियल बिक्री और फाइनल बिक्री का क्या आ गया प्यारे दोस्तों? रेशियो। अगर इसकी इनिशियल बिक्री 125 थी तो फाइनल बिक्री कितनी? 153। सवाल के अनुसार उसकी फाइनल बिक्री कितनी हो जाती है? 1,76,800 रुपए। बताओ कितने गुना है? बताओ मेरे भाई कितने गुना है? तो आप ये देख पा रहे हो मेरे भाई के किससे कट जाएगा? ध्यान से देखें तो 17 से कट जाएगा। 17 निम्मा 153। तो 17 एकम 17 और 0 17 चौका 68। क्लियर है? 17 से कट गया ना, यानी कि ये 17 से कट गया। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10,400। अगर आप ध्यान से देखो 9 की वैल्यू 10,400 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10,400 बटे 9। और आपसे क्या पूछा गया है? 125 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 125। ये आ जाएगा आपका आंसर। बताओ कोई समस्या? मैं पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, ऑप्शन तो आप कर ही सकते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, ये आ गया ना। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 10,400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 10,400 को 9 से भाग कर देंगे बट्टे 9 आ जाएगा। 125 की वैल्यू 125 से गुणा। अब आपको क्या बताना है मेरे भाई? ये कैलकुलेशन करनी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप ये बताओ 9 से 125। देखो इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट तो है नहीं, अप्रोक्स ही है, तो आप भी अप्रोक्स कर लो ना। 9 से 125 कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 14 निम्न 126 होता है। 14 निम्मा 126 से 125 है तो लगभग कितनी बार कटेगा? 14 बार। हालांकि 14 से हल्का सा कम ही आएगा। तो अगर 14 से गुणा करूंगा, 14 कम 14, 14 चौका 56, यानी कि 14,56,000 रुपए से आपका आंसर हल्का सा क्या आएगा? कम आएगा। और बताओ कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऐसा ऑप्शन ये वाला तो नहीं है, यानी कि क्या आंसर हो गया? डी। क्या आंसर आ गया? डी। समझ में आया? अरे बताइए कोई समस्या? भाई 9 से 125 14 बार कट जाएगा ना लगभग, तो इनकी गुणा करेंगे 14,56,000 से। एक ही ऑप्शन हल्का सा कम आ रहा है, डी। आगे चलेंगे, अगला सवाल नंबर 47। ये सवाल एएलपी के पेपर में आया है। एक गांव की 10% आबादी हैजा से मर गई, ठीक है भाई, तो दहशत फैल गई। बची हुई 25% आबादी ने गांव छोड़ दिया, तो गांव की जनसंख्या घटकर 4,050 रह गई। मूल निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़ते ही नहीं लग गया कि भैया गांव की जनसंख्या घटकर 4,050 रह गई, ये क्या दी है? फाइनल वैल्यू। आपसे क्या पूछे? इनिशियल वैल्यू। एक गांव की आबादी पहले कितना? 10% हैजा से मर गई, 10% मर गई। फिर बची आबादी में से 25% लोग गांव छोड़ के चले गए। जहां शब्द आता है बची हुई या रिमेनिंग, यानी कि वो क्या है? सक्सेसिव है। मैं कल पढ़ा चुका हूं ये। तो 10% आबादी का मतलब क्या होता है? 1/10।
10। रेशियो से कर लेते, 1/10 आबादी हैजा से मर गई, यानी कि 10 में से 1 चले गए, तो कितने बचे? 9। यही है। फिर रिमेनिंग में से 25%, 25% क्या होता है? 1/4। 1/4 आबादी ने काम छोड़ दिया, 4 में से 1 ने काम छोड़ दिया, तो बचे कितने? आप इन सब की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 × 27/40। ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, यानी कि गांव की शुरुआत में आबादी 40 थी, तो अब कितनी होगी फाइनली? 27 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? गांव की आबादी घटकर 4050 रह जाती है, सॉरी। बताओ कितने गुना है? 4050 को 27 से भाग देंगे, 27 से कम 27, 13 बचेगा, 27 पंजे 135, 150 गुना। तो गांव की शुरुआती आबादी भी क्या आएगी? 40 का 150 गुना, यानी कि 6000। बताइए, ठीक है ना बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए सारे सवाल एक जैसे ही हैं सक्सेसिव के, बस यहां पे क्या है? लैंग्वेज अलग अलग होगी। ये बताइए प्यारे दोस्त, 48वां, किसी मशीन के प्राइस में हर साल 5% का हिरास मतलब डिक्रीज होता है। एक मशीन की कीमत हर साल 5% घट जाती है। मशीन का प्रेजेंट मूल्य 4,11,540 है। तो सवाल में पूछा 3 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था? बताइए बच्चों, 3 साल पहले। देखो, एक मशीन की कीमत हर साल कितनी कम हो जाती है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/20। एक मशीन की कीमत हर साल 5% कम हो जाती है, 1/20। इसका मतलब अगर आज मशीन की कीमत 20 है तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? ये 19 हो जाएगी। अगर मशीन की कीमत 20 है तो 1 साल बाद क्या हो जाएगी? 19। तो 3 साल में, कहानी कितने साल की दी है? 3 साल की। तो 3 साल में मशीन की कीमत में क्या चेंज आएगा? 19/20 गुणा 19/20 गुणा 19/20, 3 बार गुणा करोगे भाई, 3 बार गुणा करोगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगा? 19/20 गुणा 19/20 गुणा 19/20, 3 बार गुणा करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा? 3। तो आप बताओ 20 का क्यूब कितना आ गया? 8000। और 19 का क्यूब क्या आ गया? 6859। आपको याद होना चाहिए ये। 25 तक क्यूब याद नहीं करेंगे तो सवाल नहीं होगा, ठीक है जी। यानी कि मशीन की अगर इनिशियल वैल्यू 8000 है तो अब कितनी हो गई है? 6859। देखो यहां बोला है कि मशीन की प्रेजेंट वैल्यू 4,11,540 है। 3 साल पहले प्रेजेंट की वैल्यू दी है, 3 साल पहले की पुरानी वैल्यू पूछी है, इनिशियल वैल्यू। यानी कि अगर 3 साल पहले 8000 थी तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 6859। 6859 की ही वैल्यू सवाल में कितनी है? 4,11,540। देखो आंसर बिल्कुल आसान से, यानी कि पूरा पूरा कटना चाहिए। ये लगभग कितना है? ये लगभग 7000 है। कितनी बार जाएगा बेटा? पूरा 60 बार जाएगा, पूरा 60 बार जाएगा। देखो 9 है, 9 छिक्का 54, तभी तो एंड में 4 यूनिट डिजिट आएगा। 9 की 6 में गुणा करेंगे, लगभग 42,000 है। ये लगभग 7000 है। 7000 गुणा 6, 60 आ गया ना। यानी कि मशीन की 3 साल पहले कीमत क्या आएगी? ये भी 8000 का 60 गुना आएगा, यानी कि 4,80,000 रुपए। तो आपको यहां पे पूरा जो है ऐसे डिवाइड नहीं करना होता, अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी होती है। लगभग देख लिया, 4,75,000 नहीं है भाई, कैसे करते हो पता नहीं तुम। ये देखिए सवाल नंबर आपके सामने 49, रेलवे एनटीपीसी का पेपर है, ठीक है। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 15% बढ़ाया जाता है। सक्सेसिव है। पहले संख्या को 20% कम किया, अब जो नई संख्या है उसको दोबारा से 15% बढ़ाया। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है वो वास्तविक संख्या से कितना कम है? 64 कम है। ठीक है बच्चे, सवाल में पूछा है वास्तविक संख्या क्या है। देखो डेटा बहुत आसान है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और रेशियो से भी। एक संख्या को पहले 20% कम किया जाता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/5, यानी कि संख्या 5 थी तो 5 से 1 कम होकर कितनी हो जाएगी? 4। फिर जो नई संख्या प्राप्त होती है उसको कितना बढ़ाया जाता है? 15%। 15% यानी कि 3/5%, 1/20, 15%, 3/20, यानी कि संख्या अगर 20 है तो 20 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 23। और आप क्या कर दोगे? इनकी सीधी सीधी गुणा। तो 4 से 20 कितनी बार कट गया? यानी कि आ गया 25, 5 × 5 = 25 और ये 23। तो क्या आ गया बच्चों बताओ?
ये संख्या की शुरुआती वैल्यू, अगर किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू 25 है तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी? इनिशियल फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। सवाल कह रहा है कि अब जो संख्या प्राप्त हुई है वो वास्तविक संख्या से कितना कम है? 64 कम है। अगर संख्या की शुरुआत में वैल्यू 25 थी तो अब कितनी है? देखो यहां अलग ही चीज पूछेगी। संख्या 25 से 23 हो गई तो संख्या कितना कम हो गई? 2 कम हो गई। अगर संख्या की शुरुआत में वैल्यू 25 थी तो अब कितनी हो गई? 2 कम हो गई। और सवाल के अनुसार कितना कम है? 64। तो 2 की वैल्यू इस सवाल में 64 दिए, कितने गुना? 32 गुना। तो संख्या का वास्तविक मान कितना है? यानी कि वास्तविक मान मतलब प्रारंभिक वैल्यू, शुरुआती वैल्यू। तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 गुना। तो 25 गुना 32 क्या आ गया बच्चों? 800। तो यहां तो सवाल का डेटा आसान है, लेकिन अगर मुश्किल डेटा भी होगा तो यह तरीका आपको बहुत काम आएगा। ठीक है जी। भावना कह रहे हैं आरआरबी जेई का पीवाईक्यू नहीं करवाते हैं। आरआरबी जेई में कौन सा मंगल ग्रह से सवाल बना के भेज रहे हैं? यही सब सवाल है मेरे भाई। ठीक है बच्चे, चलिए इधर देखेंगे। सवाल सबकी अपनी अलग वो है, सबकी अपनी अलग। जैसे आरआरबी जेई में कुछ अलग आ रहा हो। बेटे जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं, चुपचाप मुर्दे की तरह करते रहिए। सर सीट डलवा दो। कौन सी सीट भाई? सीट तो डल रही है ऑलरेडी। हाँ जी, ये बताइए। अगला टाइप अब आपके सामने क्या आ गया? अगला टाइप। जी बच्चे, ये कर लोगे ना? ये वाले सवाल कर लोगे जब आपको इनिशियल वैल्यू दी है और आपसे क्या जो है फाइनल वैल्यू दी, आपसे इनिशियल वैल्यू पूछे, कर लोगे ना? आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप, ये बताइए। द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाय 30%। टू मेंटेन द बजट, रीना रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ दिस ऑयल बाय 18%। फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस एडिबल ऑयल। अगला टाइप आएगा मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों, हमने आपको एक चीज बताई है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। सवाल को पढ़ो। खाद्य तेल की कीमत में 30% की वृद्धि हुई। तेल की कीमत कितनी बढ़ जाती है? 30%। तेल 30% कीमत बढ़ जाती है। रीना इस तेल की खपत कितनी कम कर देती है? 18%। रीना ने तेल की खपत 18% कम कर दी। सवाल क्या है? इस तेल के कारण खर्चे में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया? यही सवाल है। मैं आपको सिखा चुका हूं बेटा। बीच में किसका साइन आ रहा है? गुणा का। और जहां बीच में गुणा का साइन आएगा वहां क्या लगेगा बच्चे? सक्सेसिव, है ना? प्राइस 30% बढ़ गया, खर्चे खपत 18% कम हो गई, तो खर्चे में कितना चेंज आएगा? 30 और -18 का सक्सेसिव। और 30 और -18 का सक्सेसिव क्या बच्चों? 30 - 18 -30 गुणा 18 बटे 100। ये आ गया भैया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ना एग्जाम्पल में। तो कितना आ गया? 12 और 30 गुणा 18 540 बटे 100 कितना आ गया? 5.4। तो 12 में से 5.4 घटाएंगे तो कितना आंसर आ गया बच्चों? 6.6%। आंसर पॉजिटिव आया है तो ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते। ये बताइए सवाल क्या है बच्चों आपके सामने? 51। ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 2 के पेपर में आया है। सेकंड अब देखो ये अगला टाइप आ गया। यहां से जो सवाल है बच्चों वो है मेंसुरेशन वाले। एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान त्रुटिवश उसकी माप 30% और 8% अधिक प्राप्त होती है। इसके क्षेत्रफल में होने वाले त्रुटि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सब बच्चे जानते हैं मेरे भाई की आयत होता है। सचिन ये क्या है? आयत। इसकी क्या है? लंबाई। ये क्या है बच्चों? चौड़ाई। सब बच्चे ये भी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या है प्यारे स्टूडेंट? लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो सवाल को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो एक आयत की भुजाओं के माप गलती से 10% और 8% बढ़ जाते हैं। यानी कि आयत की लंबाई 10% बढ़ गई, चौड़ाई कितनी? 8% बढ़ गई। तो सवाल यह गलती से
तो आपसे पूछा इसके एरिया में कितना परसेंट एरर आएगा, यानी कि बेसिकली त्रिभुज इस आयत का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल में मेरे प्यारे भाई कितना परसेंटेज चेंज होगा? 10 और 8 का, तो 10 और 8 का सक्सेसिव क्या है मेरे भाई? 10 और 8 का सक्सेसिव आएगा 10 + 8 + 10 × 8 बटे 100। तो 10 + 8 + 10 × 8 बटे 100, 18 और 80 बटे 100 कितना आ गया? 0.8, यानी कि कितना बढ़ जाएगा? 18.8%। कौन सा आ गया? सी ऑप्शन। आगे चलिए, ये बताइए सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 52, ये करो। चलिए, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 8% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में 4% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये होता है समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज होता है। अगर इस समांतर चतुर्भुज का बेस है तो ये समांतर चतुर्भुज की क्या हो जाएगी? हाइट। देखो, ये सवाल तभी सॉल्व होंगे जब आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पता हो। तो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है, आधा क्षेत्रफल, वो होता है बेस गुणा हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का बेस 8% बढ़ जाता है, ऊंचाई 4% बढ़ जाते, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा? 8 और 4 का सक्सेसिव। और ये आप दिमाग में कर सकते थे, 8 + 4 + 8 × 4 बटे 100, 12.32%। क्या आंसर आ गया? गोपाल कह रहे हैं अरे आपको मेरी बात समझ में आ गई मेरे भाई? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर आपके सामने 53, बताइए बच्चों। सुल्तान ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसकी तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है। बाड़ मतलब चारों ओर की फेंसिंग करनी है, ठीक है बच्चों। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 9% की कमी हो गई। पूछा क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी ज्ञात कीजिए। समझ में आया ना बच्चे? अब एक बात बताओ मेरे भाई, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आप सवाल को देखें तो सुल्तान को एक अपने प्लॉट खरीदा उसने, आयताकार प्लॉट, चारों ओर से बाउंड्री करनी है। जब बाउंड्री करोगे, दीवार खड़ी करोगे, तो उसकी लंबाई भी 9% कम हो गई, कम होने का मतलब माइनस, चौड़ाई भी 9% कम हो गई। तो एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा बच्चों? एरिया में बीच में किसका साइन है? यानी कि -9 और -9 का क्या लेना है आपको? सक्सेसिव। तो क्या आ जाएगा? -9 और x और y का सक्सेसिव क्या होता है? x + y + xy बटे 100। -9 प्लस -9 की -9 में गुणा करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना। -9 की -9 में गुणा करेंगे पॉजिटिव आएगा, 81 बटे 100। तो -9 और -9 कितना आ गया? माइनस का 18। और ये कितना आ गया? पॉइंट, सॉरी, माइनस का 18 प्लस पॉइंट 81 बटे 100 कितना आ गया? 0.81। तो कितना आ गए? -17.19। फाइनल आंसर नेगेटिव आया, यानी कि क्षेत्रफल कम हो गया। कितना कम हो गया? 17.19%। आइए अगला सवाल ही बताइए। करो। किस एक घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 15, 20 और 30% की वृद्धि की जाती है? घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यही सवाल है। तो एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी बढ़ाई जाती है? 15, 20, 30%। घनाभ आप समझते हैं, जो आप कमरा है ना, जिस कमरे में आप बैठ के क्लास देख रहे हो, वो क्या है? एक घनाभ है एक तरीके से। तो किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्यूबॉइड। तो किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप इस सवाल को देखो तो घनाभ की लंबाई कितनी बढ़ जाती है? 15%। चौड़ाई कितनी बढ़ जाती है? 20%। घनाभ की हाइट कितनी बढ़ जाती है बच्चों? 30%। सवाल आपसे पूछ रहा है कि इसके वॉल्यूम में, इसके आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। बीच में क्या आ रहा है मेरे भाई?
और जहां बीच में गुणा आता है वहां क्या लगाओगे आप? सक्सेसिव। यानी कि आपको 15, 20 और 30 का सक्सेसिव निकालना है। ये आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और रेशो से भी। देखो दोनों ही तरीके आसान है, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन भी आसानी से बन जाएगी, फॉर्मूला भी आसानी से हो जाएगा। तो मैं क्या बता देता हूं, फ्रैक्शन से घनाभ की लंबाई कितनी परसेंट बढ़ जाती है? 15%, यानी कि 3/20। लंबाई 15% बढ़ेगी, 3/20, यानी कि 20 से 3 बढ़ के कितना हो गया? 23 मल्टीप्लाई। चौड़ाई कितनी बढ़ जाती है? 20%। 20% यानी कि 1/5, यानी कि चौड़ाई अगर 5 थी तो 5 से 1 बढ़ के कितनी हो गई? 6। हाइट कितनी बढ़ जाती है? 30%। 30% क्या होता है? 3 यानी कि हाइट 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी बच्चों? 13। क्लियर है ना? अब आप मेरे प्यारे भाई इन सब की क्या कर दीजिए? सीधी सीधी मल्टीप्लाई। तो देखो नीचे क्या आ जाएगा? 20 पंजे 100, 100 गुणा 10 1000। और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऊपर आ जाएगा 23 छिक्का 138 गुणा 13। यही हो जाएगा ना? तो पहले आप 13 की 130 में गुणा कर लो, 1690 और 13 अट्ठे 104, कितना आ जाएगा? 1794। अरे गुणाई तो करनी है, आप कैसे भी करो, क्या मतलब है बेटा? 23, 6 और 13 की गुणा कर सकते हैं। यानी कि ये क्या आ गया? ये घनाभ के इनिशियल आयतन और घनाभ के फाइनल आयतन का क्या आ गया? अनुपात आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आयतन 1000 से 1794 हो गया, यानी कि आयतन बढ़ गया, यानी कि डिक्रीज वाले आंसर वो तो आने भी नहीं थे। अगर हर चीज बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा ही। अब प्यारे दोस्तों आंसर या तो ए है या सी है, ठीक है ना? बात समझिए। देखो एक बात है कि 100 में जो भी आंसर आता है वो किस में आता है? डायरेक्ट परसेंटेज में। यहां नीचे क्या है? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है? 1000। अगर 1000 को 100 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे भाग दे दो? 10 से भाग दे दो। अगर ऊपर नीचे 10 से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 100, और ये क्या हो जाएगा? 179.4। यानी कि घनाभ का आयतन अगर 100 था तो 100 से बढ़ के कितना हो गया? 179.4 हो गया। तो घनाभ का आयतन कितना बढ़ गया? 79.4। और डायरेक्ट किस में आएगा? परसेंटेज। ए ऑप्शन। आइए बच्चों अगला सवाल ये बनाइए। सवाल है, एक गोले की त्रिज्या 12% वृद्धि की जाती है। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा। एक गोले की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो पूछा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? गोला आप समझते हैं? विराट कोहली जो क्रिकेट की बॉल से खेलते हैं वो क्या है? गोला है। गोले का जो सरफेस एरिया होता है, गोले का जो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? 4πr। ये बात समझ में आई? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। देखो 4π क्या है? अपने आप में एक 4π की वैल्यू फिक्स होती है। पाई का मान पता है इंसान को। यानी कि सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। अगर आप किसी गोले की त्रिज्या बदलोगे, त्रिज्या, तो ही उसका सरफेस एरिया बदलेगा। ये क्या? डिपेंड करने का साइन। यानी कि गोले का सरफेस एरिया त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है। त्रिज्या का वर्ग यानी कि रेडियस गुणा रेडियस गुणा रेडियस। अब आप देखो एक गोले की त्रिज्या कितनी बढ़ जाती है? 12%। ये रेडियस कितनी बढ़ जाती है मेरे दोस्तों? 12%। और बीच में क्या आ रहा है? गुणा। तो आपसे क्या पूछ रहा हूं? एरिया कितना बढ़ जाएगा गोले का? तो क्या बेटा क्या आएगा? 12 और 12 का तो दिमाग में करके कितना आएगा बेटा? दिमाग में करके क्या आएगा? सी ऑप्शन। 12 + 12 कितना हो गया? 24 + 12 गुणा 12 कितना आ गया? 144/100, यानी कि 1.44। तो 24 में 1.44 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 25.44%। अगला सवाल, किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो गोले का आयतन मूल आयतन का इतना हो जाएगा। ये सवाल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर में आया है, ठीक है ना भाई? बताओ।
देखो एक बात समझाता हूं, जितनी भी लेंथ होती है, रेडियस क्या है, एक तरह की लंबाई है। लेंथ को हमेशा किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। जो एरिया है, एरिया को किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर यानी कि पावर। और जो वॉल्यूम है, आयतन, आयतन को किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है। लेंथ जो सेंटीमीटर में नापी जाती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है, आयतन नापा जाता है सेंटीमीटर क्यूब में। ये बेसिक मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट है, लेकिन परसेंटेज में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो एक गोले की त्रिज्या कितनी बढ़ जाती है, एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो सवाल क्या है, सवाल यह है कि इसका आयतन ओरिजिनल आयतन का कितना हो जाएगा। बात समझ में आई। एक गोले की त्रिज्या, देखो आयतन में क्या बेटा, पावर 3 है, यानी कि आपको क्या करना है, 3 बार सक्सेसिव करना है बस। अगर एरिया है, एरिया में चेंज निकालना है, पावर 2 है तो 2 बार सक्सेसिव करेंगे। आयतन में पावर 3 है तो आप 3 बार सक्सेसिव करेंगे। एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ जाते, 20%, देखो 20% का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 10 से 12। अगर गोले की त्रिज्या 10 है तो 10 से बढ़ के कितनी हो गई। आप कहोगे सर आपने 5 से 6 क्यों नहीं लिखा, ये भी तो ये बात है, कैलकुलेशन आसान रहेगी, अभी समझाऊंगा कैसे। अगर एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ जाते तो 20% का मतलब, अगर त्रिज्या पहले 10 थी तो 10 से 2 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 12। ये एरिया 10 से 12 हो गया। वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, पावर 3। पावर 3 वॉल्यूम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 10 का क्यूब क्या आ गया, और 12 का क्यूब कितना आ गया, 1728। यानी कि अगर घनाभ का वॉल्यूम पहले 1000 था तो 1000 से बढ़ के कितना हो गया। और बेटा 1000 को अगर 100 बना लिया जाए तो ऊपर नीचे किससे भाग करोगे, 10 से, यानी कि वॉल्यूम 1000 से बढ़ के कितना हो गया। अगर घनाभ का, सॉरी, गोले का वॉल्यूम पहले 100 था तो 100 से कितना हो गया, 172.8 हो गया। तो यानी कि 172.8% हो जाए। यहां बहुत से बच्चे गलती कर देंगे, आप क्या आंसर बता रहे हो इसका, 72 पॉइंट, गलत है। पूरी दुनिया का आंसर क्या आ रहा है, 72.8। अगर आप इस सवाल को पढ़ो तो सवाल में क्या दिया है, गोले की त्रिज्या 20% बढ़ जाते तो देन न्यू वॉल्यूम विल बिकम ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। सवाल में यह नहीं कहा कि नया वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना परसेंट बढ़ जाएगा, सवाल में कहा है कि नया वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना परसेंट हो जाएगा। आपकी कमाई 1 रुपए से 5 रुपए हो गई तो बढ़ी कितनी मेरे प्यारे भाई, 4 रुपए। लेकिन आपकी कमाई 1 रुपए से 5 रुपए हुई तो कितने गुना हुई, 5 गुना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपका वॉल्यूम पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 172.8। तो अब जो वॉल्यूम है वो पुराने वाले वॉल्यूम का कितना है, 172.8%। कि 100 में जो भी आंसर आता है वो सीधा क्या आता है, परसेंटेज में। तो अब जो वॉल्यूम है मेरे प्यारे भाई वो पुराने वॉल्यूम का 172.8% है। लेकिन अगर ये पूछा होता कि नया आयतन पुराने आयतन का कितना परसेंट बढ़ गया, तो बेटा अगर आयतन 100 से 172.8 हो गया तो आयतन बढ़ा कितना है, 72.8%। तो इसका आंसर ये होता। तो ये वो सवाल है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलत करें, ठीक है ना। आगे चलें, अगला ये बताइए प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 57 करो। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर अगला टाइप आएगा। बताइए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 18% कम कर दी जाए, बेलन की ऊंचाई 141% बढ़ा दी जाए। तो सवाल है बेलन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, मैंने तो फिर भी आपको इतने सारे सवाल कराए परसेंटेज में, आपके प्रीवियस ईयर में एक ही सवाल को बार बार देता रहता है। आप ये देखना, आप परेशान हो जाएगा, आपको परसेंटेज का नया सवाल नहीं दिखेगा प्रीवियस ईयर में, यही सवाल आपको 100 बार दिखेगा, यही सेम सवाल। ये मैं तो एक बार करा रहा हूं क्लास में, आपके पेपर में 100 बार आया हुआ, ये 100 बार सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखो
एक बेलन के आधार की त्रिज्या 18% बढ़ जाती है और 18% कम हो जाती है, ऊंचाई 141% बढ़ जाती है। पूछा है आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चे, तो आप बताओ बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? रेडियस। एच क्या है? बेलन की हाइट। ये पहले याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पाई क्या है? एक फिक्स वैल्यू है। पाई क्या है? इसका मान पहले से पता है। तो बेलन का वॉल्यूम किस पे निर्भर करता है? रेडियस के स्क्वायर पर। रेडियस का स्क्वायर मतलब रेडियस गुणा और एच यानी कि हाइट। ये आ गया, यही आ गया। बेलन की त्रिज्या 18% कम कर दी जाती है। बेलन की रेडियस कितनी कम हो जाती है? 18%। ये रेडियस कितनी कम हो जाती है? 18%। हाइट कितनी बढ़ा देते हैं? 141% बढ़ा देते हैं। ठीक है ना बच्चों, आपसे क्या पूछा है? आयतन में कितना परसेंट का चेंज? बीच में क्या आ रहा है? और जहां बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है यानी कि आपको क्या करना है? -18 और 141 का सक्सेसिव करना है। क्या करना है? इनका सक्सेसिव करना है। अरे जामेस वाट लगा लेगा तू, अपनी पढ़ भी ले। ठीक है जी, समझ में आया? -18 और 141 का क्या करना है बच्चों? सक्सेसिव करना है। क्लियर है भाई? तो इनका देखो, अगर आप रेशियो से करोगे, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो गुणा करने में क्या हो जाओगे? पागल। तो भाई, और देखो इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस तो बहुत दूर दूर है, दूर दूर भाई 20-20% का फर्क है। यानी कि इस सवाल की आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? अप्रॉक्स में। आपको इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है, तो पहले आप क्या कर लीजिए मेरे भाई, -18 और -18 का सक्सेसिव। बताओ क्या आ जाएगा? -18 का सक्सेसिव बताइए। -18 और प्लस -18 की -18 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 गुणा 18 बटे पॉजिटिव हो जाएगा ना बच्चों। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ -18 कितना आ गया? माइनस का, और 18 गुणा 18 कितना आ गया? 324 बटे 100 यानी कि 3.24। एक बात बताना, जब बात इतनी दूर दूर हो, 20-20% का फर्क हो, तो तुम्हारे दशमलव से कोई फर्क पड़ने वाला है? यानी कि आप यहां पे जो 0.24 है इसको इग्नोर कर सकते हो। यानी कि लगभग क्या आएगा? -36 + 3 लगभग क्या आ गया? -33% आ गया कि नहीं आ गया? तो आपने क्या किया, क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर और आंसर भी निकटतम पूर्णांक तक बताना है, तो -18 का सक्सेसिव ये क्या आएगा? 0.24 को इग्नोर कर दो तो लगभग कितना आएगा? -33%। तो ये -18 का सक्सेसिव क्या आएगा? -33%। और ये क्या है बच्चों? 141। अब आपको क्या करना है? -33 + 141 का सक्सेसिव करना है। अब आप इन दोनों का सक्सेसिव कर लीजिए। वही फॉर्मूले से x और y का कितना आ जाएगा? x% और y% का नेट चेंज क्या आएगा? x + y + xy बटे 100। तो -33 + 141 और -33 गुणा 141 बटे -33 + 141 -33 गुणा 141 बटे 100%। यही आ जाएगा बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप मुझे बताओ कि भैया मुझे कोई एग्जैक्ट आंसर से तो कोई लगाव नहीं, मुझे क्या बताना है? लगभग। तो आप ये देखो, 33 से लगभग 100 कितनी बार कट जाएगा? 33 तिया 99, लगभग 3 बार कट जाएगा। 3 से 141 कितनी बार चला जाएगा? लगभग 47 बार। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस का 141 और ये माइनस का 33 माइनस का 47 क्या आएगा? माइनस का। तो 141 में से 80 घटाऊंगा तो लगभग आंसर किसके करीब आएगा? 60। बताओ 61 के परसेंट के करीब कौन सा ऑप्शन है? इस सवाल का आंसर क्या हुआ? 62%। और ऐसे ही करना है। ठीक है भाई? क्या आप लोगों को समझ में आया? तुम लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं। रेलवे के पास इतने से सवाल हैं, इतने से, उन्हीं को बार बार देता रहता है। आप कृपया इस बात को सीरियसली लो कि ये सवाल ही रेलवे के पेपर में आया हुआ है, यही आ रहा है बस।
नहीं है। रेलवे के पास मुश्किल से परसेंटेज चैप्टर के 50 सवाल उन्हीं को देता रहता है बार बार। कभी आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे तो आप ये जब सवाल देखोगे तो मुझे याद करोगे। ठीक है। और यही एक तरीका है, अगर आप यहां पे रेशियो लगाने लगे या कुछ और करने लगे तो नहीं आएगा आंसर, है कि नहीं। अप्रोक्सी करना पड़ेगा। आगे चलते हैं बच्चों। अगला टाइप क्या है बच्चे? अगला टाइप सवाल नंबर आपके सामने 58 करें। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। ये सवाल है सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पर रेलवे 2 साल से पूछ ही नहीं रहा। जब रेलवे पूछ ही नहीं रहा तो मैंने क्या लिया, एसएससी का सवाल डाल दिया बच्चों, क्योंकि मुझे सारे टाइप कवर करवाने, हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है ना बच्चे। चलिए सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, बहुत प्यार से। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टाइप आ गया आय खर्चा बचत वाले सवाल। ठीक है जी। संदीप अपनी आय का 32% भोजन पर, शेष आय का 20% यात्रा पर, शेष आय का 35% कपड़ों पर खर्च करता है। संदीप अभी भी हर साल कितने 70,720 रुपए बचाता है। तो सवाल है संदीप की वार्षिक आय ज्ञात करें। क्या है बच्चों? संदीप की आय ज्ञात करें। ठीक है। देखो वैसे तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी शेष शब्द आता है उसका मतलब क्या होता है, सक्सेसिव। मान ली संदीप कुछ ना कुछ एक साल में रुपए कमाता है सालाना। संदीप अपनी इनकम में से 32% किस पे खर्च करता है, भोजन पे। 32% पैसा भोजन पे खर्च करने के बाद अब जो पैसा बचा, ये उसका 20% उसने किस पे खर्च किया, यात्रा पे। पहले संदीप ने 32% खाने पे खर्च किया, अब जो पैसा बचा रिमेनिंग का 20% किस पे खर्च किया, यात्रा पर। अब जो पैसा बचा उस रिमेनिंग का 35%, रिमेनिंग का बची हुई इनकम का 35% किस पे खर्च किया, कपड़ों पर। और फाइनली एक साल में कितना पैसा बचाया उसने, फाइनली उसके पॉकेट में 70,720 रुपए बचा। यही बात है। तो आपसे पूछा संदीप की इनकम कितनी थी, इनकम। तो क्या ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का सवाल नहीं हो गया? पहले संदीप की इनकम 32% खर्च कर दी उसने, फिर बची हुई इनकम में से 20% खर्च किया, फिर बची हुई इनकम में से 35% खर्च किया। फाइनली कितना बचा, 70,700 फाइनल वैल्यू दी है। और क्या पूछा है, इनिशियल वैल्यू। समझ में आया ना। यहां पे डेटा बहुत आसान है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, रेशियो से। देखो 32% खर्च कर दिया, 32% यानी कि 8/, फिर 20% खर्च कर दिया 1/5, 35% खर्च किया, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। क्लियर है ना। तो 32% खर्च किया 8/25, यानी कि 25 में से 8 खर्च कर दिया, तो बचा कितना फिर रिमेनिंग का 20% खर्च किया 1/5, 5 में से खर्च कर दिया, बचा कितना 4। फिर रिमेनिंग का 35% खर्च कर दिया 7/20, 20 में से 7 खर्च कर दिया, तो बचा कितना। आपको क्या करना है, इन सब की सीधी सीधी मल्टीप्लाई। जब सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 20 कितनी बार कट जाएगा बेटा, और तो कुछ कटेगा नहीं आगे। तो 25 पंजे 125 पंजे, नीचे क्या आ गया 625, और ऊपर क्या आ गया 17 × 13 यानी कि 221। ये आ गया। ये संदीप की, मेरे प्यारे भाई, अगर इनकम 625 है, अगर संदीप की इनकम 625 है, तो इतना पैसा खर्च होने के बाद फाइनली संदीप के पास कितना पैसा बचा, 221। ये संदीप की क्या आ गई, बचत। भाई इनकम में से आप पैसा खर्च करोगे तो खर्च करने के बाद फाइनली क्या बचेगा आपके पॉकेट में, बचत। यानी कि संदीप की अगर इनकम 625 है तो इस हिसाब से खर्च करने के बाद फाइनली उसके पॉकेट में 221 बचा। संदीप की फाइनल बचत कितनी है, कितना बचा उसके पॉकेट में, 70,720 रुपए। बताओ कितने गुना है। तो हम 221 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 221 दिया चला जाएगा कितना बेटा, 663।
221 या 663 बचेगा 37, 37 और 7 44, 2 आ गया, फिर 442 हो गया, तो 221 दूनी 442, कितना गुना है ये? 320 गुना आ गया। तो संदीप की इनकम कितनी है? 625 का 320 गुना। आगे बच्चों समझ में? मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 625 ऐसा नंबर है, अगर आप 625 की 16 में गुणा करोगे तो 10,000 आता है, 625 की 8 में गुणा करोगे तो 5,000 आता है। तो 625 के जैसे 320 में गुणा करोगे तो आंसर किसके करीब आएगा? 2 लाख के करीब। ऑप्शन बहुत दूर दूर है भाई। 600 गुणा 300, 1,80,000, ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, तो आंसर किसके करीब आएगा? 2 लाख के करीब। समझ में आया? अरे किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये सवाल रेलवे में 2 साल से नहीं पूछा जा रहा है बिल्कुल भी, पर मैंने भी आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये बताइएगा। सवाल नंबर आपके सामने क्या है? 59। एक और सवाल है मेरे भाई इस टाइप का, बस यहां पर थोड़ा सा क्या है, चेंज है। बताओ बच्चों, सवाल नंबर 59 बताइए। एक आदमी, यार जब तुम लोग कमेंट, तुम लोगों को पता नहीं कमेंट करने का ऐसा क्या शौक है, बेवजह के नॉनसेंस। यार तुम लोग चुपचाप पढ़ते क्यों नहीं हो? मैंने एसएससी को इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, बच्चे इतने सीरियस होते हैं वहां पे, मैच्योर, और आप रेलवे वाले तो बिल्कुल कचरा निकले। आपके अंदर वो सीरियसनेस है ही नहीं, हर बात पे कमेंट, हर चीज पे कमेंट। जो पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़ते रहिए, बस कुछ मत बोलिए। इलेक्शन वाले सवाल, अरे भाई आना आने तो वाला, इसके बाद ये पेशेंस नहीं रख सकते क्या? थोड़ी देर ये बंद कर दे, बीच में से ये बंद कर दें। पढ़ते तुम नहीं हो, रिवीजन तुम नहीं करते, बुद्धि 2 कौड़ी की नहीं है, चाहते हो सिलेबस खत्म हो जाए। जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया, शुरू की 4 क्लास तो मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया, वो परसेंटेज का हिस्सा था ही नहीं। ये जो प्रतिशत चैप्टर हमने पढ़ा है, शुरू की 4 क्लास तो केवल हमने कैलकुलेशन करना ही सिखाया है, परसेंटेज तो उसके बाद शुरू हुआ है। भाई ऐसे मत करो, सीरियस होके चुपचाप पढ़िए, मजाक नहीं है मेरे भाई। आपको जल्दी ऐसे खत्म करना तो जल्दी समझने की, जल्दी पढ़ने की आदत डालिए। मुझे एक ही बात को 10-10 बार रिपीट करके बताना पड़ता है। अब जैसे ये सवाल मुझे समझाना था, मेरा हक नहीं बनता कि मैं आपको ये लिख के बताऊं, क्योंकि ये आप पहले ही जान चुके हो। मुझे लिख के बता, अगर ये मैं ना लिखता तो क्या आप ये चीज समझ पाते? पेपर में थोड़ा ना लिखना, ये इसको लिख के बताना पड़ता है, बार बार एक एक चीज को बताना पड़ता है, उसमें समय वेस्ट होता है। चुपचाप चुपचाप आप पढ़ते रहिए मेरे भाई, ये खत्म हो गया। इसके बाद हम इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन के बाद ये सबसे लास्ट है वेन डायग्राम करेंगे, चैप्टर एंड। आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है भाई, कभी नहीं होगी अभिषेक, हद होती है यार। एक इंसान का पढ़ा, जैसे आपका पढ़ने का मन होता है वैसे पढ़ाने का भी मन होता है। आप बेवजह की कमेंट लिखते रहेंगे, 100-100 बार कमेंट, 1.5 घंटे क्लास में 500-500 कमेंट। सब कुछ होगा अपने समय पे होगा, सीक्वेंस में होगा मेरे भाई। आप लोग उतने तेज समझदार नहीं कि जल्दी जल्दी चीजों को खत्म कर ले। जल्दी जल्दी चीजें कब खत्म होंगी? जब आप जल्दी समझने की औकात रखोगे। औकात नहीं है आप लोगों की जल्दी जल्दी पढ़ पाने की। ठीक है बच्चों? नहीं, दिखाओ दिखाओ। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 58 हो गया। आपके अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि एक सवाल मैंने करा दिया 58वां, तो आप दूसरा सवाल खुद से कर लो। लेकिन आप में इतनी बुद्धि दी ही नहीं भगवान ने, इसलिए मुझे बताना पड़ता है, तो समय लगता है यार, समय लगता है।
यू आर नॉट दैट स्मार्ट। मैंने पहले बताया कि परसेंटेज रेशियो को ऐसे मत पढ़िएगा कि ये चैप्टर ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐसे पढ़ेगा बिना परसेंटेज समझे आप आगे का कुछ पढ़ ही नहीं सकते। चलिए अब ये सवाल देखिए, एक आदमी भोजन पर अपनी इनकम का 12.5%, एक आदमी भोजन पर कितना खर्च करता है? 12.5%। यात्रा पर बची इनकम का 18 सही 3/4% और बचा 20% शिक्षा पर खर्च करता है। उसका कुल खर्च कितना है प्यारे भाई? 3450 रुपए है। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है बताइए उसकी कुल इनकम क्या है। ठीक है ना बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक आदमी भोजन पर कितना खर्च करता है? 12.5%, 1/8। 1/8 यानी कि 8 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 7। यही है। फिर रिमेनिंग, जहां रिमेनिंग शब्द आ रहा है वही क्या है? सक्सेसिव। रिमेनिंग का कितना खर्च कर रहा है? 18 सही 3/4 का मतलब आप समझते हैं 18.75%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बेटा? मैंने आपको पढ़ाया है 6.25%, 1/16 पढ़ाया है। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। अब आपको याद ही नहीं होगा 6.25% 1/16, ये क्या? उसका 3 गुना। तो 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/16। तो बची इनकम का 3/16 किस पे? यात्रा पे। 16 में से कितना खर्च करता है? 3, तो बचा कितना? 13। फिर बची हुई इनकम का 20% किस पे खर्च करता है? वो एजुकेशन पे। बच्चे पढ़ाते हैं अपने 20%, यानी कि 1/5। तो 5 में से 1 खर्च करता है, तो बचा कितना प्यारे बच्चों? आप इन सब की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 4 से 16 कितनी बार कट गया? और कुछ कटेगा नहीं। तो नीचे आ गया 8 चौक 32 पंजे 160। ऊपर क्या आ गया? 7 गुणा 13 91। क्या आ गया बच्चों? 91। ये क्या आ गया? ये मेरे प्यारे भाई इस आदमी की अगर इनकम 160 है, अगर इस आदमी की इनिशियल इनकम 160 है, तो इतना इतना पैसा खर्च करने के बाद फाइनली उसकी पॉकेट में कितना बचा? 91। उस आदमी की इनकम और बचत का अनुपात आ गया। हमेशा रेशियो किसका आता है? इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का। इनकम 160 है, ऐसे पैसा खर्च करता रहा, फाइनली कितना बचा? 91। यहां गलती करोगे, सवाल में क्या दिया है बेटा? उसका कुल खर्च दिया है। एक बात बताइए, अगर आदमी की इनकम 160 है, फाइनली उसके पॉकेट में 91 बचा, तो उसने पैसा खर्च कितना किया है? 160 में से 91 घटाना पड़ेगा, यानी कि 69 यूनिट उसने पैसा क्या किया है? खर्च। आपकी इनकम 160 यूनिट, खर्च करते रहे आप, बाद में आपके पास 91 यूनिट बचा, तो आपने टोटल खर्च कितना किया है? 160 में से 91 घटाना पड़ेगा। 69 यूनिट आपका खर्च है। सवाल के अकॉर्डिंग आपका खर्च कितना है बताइए बच्चों? 3450 रुपए। बताइए कितने गुना आ गया? ये बताओ कितने गुना आ गया प्यारे बच्चों? तो 50 गुना हो गया। भाई 60 का 50 गुना 3000, 9 का 50 गुना 450, ये आ गया। तो 50 गुना। आपसे पूछा इनकम, उसकी इनकम कितनी है? 160 का 50 गुना 16 पंजे यानी कि 8000। उसकी इनकम 8000 है। ऑप्शन नंबर। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट। खत्म हो गया ये वाला टाइप। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला, ये जो 2 सवाल मैं आपको कराने वाला हूं, सॉरी 3 सवाल, अब ये क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट पर आखिरी सवाल हैं, और ये तीनों मिसलेनियस हैं, है ना? ये तीनों मिसलेनियस क्वेश्चन है। सवाल नंबर है आपके सामने प्यारे बच्चों 60। ठीक है। एक वस्तु के प्राइस में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस प्राइस में R% की कमी कर दी जाती है। अगर फाइनल प्राइस 1 रुपए है, तो सवाल है वस्तु का इनिशियल ओरिजिनल प्राइस कितना? समझ में आया ना? एक वस्तु की कीमत पहले R% बढ़ाई जाती है, इसके बाद जो कीमत आती है उसको R% कम किया जाता है।
तो भाई ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आर और माइनस आर का सक्सेसिव क्या आएगा, आर स्क्वायर बटे 100%, यानी कि वस्तु की कीमत आर स्क्वायर बटे 100% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना बच्चे, प्लस आर और माइनस आर का सक्सेसिव मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले ही। बोला है अगर वस्तु का नया प्राइस 1 रुपए है तो वस्तु का ओरिजिनल प्राइस कितना था। मानो वस्तु का ओरिजिनल प्राइस था पी रुपए, कितना था बच्चों, माना वस्तु का ओरिजिनल प्राइस पी रुपए था। एक बात सुनना, हर चीज अपने आप में क्या होती है प्यारे दोस्तों, हर चीज अपने आप में 100% होती है कि नहीं सचिन। अगर आप 100% को आर स्क्वायर बटे 100% कम करोगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी। हर वस्तु की कीमत अपने आप में स्टार्टिंग में क्या होती है 100%। अगर 100% को आर स्क्वायर बटे 100% कम करोगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी 100 माइनस आर स्क्वायर बटे 100%, ये हो जाएगा। और वस्तु का फाइनल प्राइस बाद में कितना हो जाता है 1 रुपए, तो किसके बराबर आना चाहिए, इससे कोई दिक्कत। अगर मान लो हर वस्तु कीमत 100% होती है, अगर आप किसी वस्तु कीमत 21% कम करोगे तो कितनी रह जाएगी 100 माइनस 21 79% रह जाएगी। यही तो कर रहे हैं, वस्तु की कीमत क्या होती है पहले 100%, 100% को कितना कम कर दिया आर स्क्वायर बटे 100%, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी वस्तु का। अगर वस्तु की शुरुआती कीमत पी थी तो 100 माइनस आर स्क्वायर बटे 100% हो जाएगी। आपको क्या निकालना है यहां से सॉल्व करके, पी का मान निकालना है। तो आप मुझे बताओ परसेंटेज का क्या मतलब है। ये जो परसेंटेज आपके इसको की ऑप्शन में तो कहीं परसेंटेज नहीं है ना, परसेंटेज का क्या मतलब है 1/100। तो इस परसेंटेज को आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, यहां पर 1/, परसेंटेज को लिख सकते हैं 1/100। कोई समस्या। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां 100 की 100 में क्या आ जाएगी, 100 की 100 में गुणा करेंगे 10,000 माइनस आर स्क्वायर, और बटे क्या आ गया बटे 100, 100 की 100 में गुणा करेंगे नीचे भी क्या आ गया 10,000 आ गया, बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया बच्चों 1, है कि नहीं सचिन। नीचे 100 की 100 में गुणा करेंगे 10,000 हो गया ना, बराबर 1। वस्तु का ओरिजिनल प्राइस क्या आएगा, ये चीज कहां चली जाएगी राइट साइड में, तो ऊपर 10,000 और नीचे 10,000 माइनस आर स्क्वायर, क्या है बेटा ऑप्शन नंबर, वस्तु की ओरिजिनल कीमत है 10,000 अपॉन 10,000 माइनस आर। सबको समझ आ गया। अभिषेक कह रहे हैं आरआरबी जेई का भी पीवाईक्यू क्वेश्चन ले लो ना। देखो भाई एक बार बताएं, मेरी बात ध्यान सुनना, रेलवे का कोई भी पेपर हो एक ही एग्जामिनर सबके सवाल बनाता है, सबके एग्जाम में एक जैसे सवाल आते हैं। अब मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये वाला सवाल मैंने आपको कराया, ये सवाल जेई में भी आ रखा है, और ये वाला ये सवाल जेई में भी आ रखा है, किधर गया सिलेंडर वाला, हाँ ये सवाल जेई में भी आ रखा है, टेक्नीशियन में भी आ रखा है, एनटीपीसी 12 लेवल में भी, ग्रेजुएट में भी, आरपीएफ कांस्टेबल में भी, आरपीएफ एसआई में भी। अब मैं हर एग्जाम के तो नहीं डाल सकते यहां पे, मुझे तो एक ही सवाल डालना है। तो जिस भी एग्जाम में जिस सवाल का मुझे बेस्ट डाटा, बेस्ट जो है लैंग्वेज दिखती है, मैं उस एग्जाम का सवाल उठा के डाल देता हूं, लेकिन मैं छोड़ता कुछ भी नहीं हूं। समझ में आया ना। अगर आप मेरे हमारे YouTube चैनल पे जाओगे, आप पूरे YouTube पे खोज लेना, पूरे YouTube पे अगर आपको मिल जाए, ये सिलेक्शन वे हमारा YouTube चैनल है, तो ये हमारी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे 2024-25 के लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। रेलवे ने 2 सालों में जितने भी पेपर लिए, जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, 12th लेवल का, एएलपी का, आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई का, जेई का, क्या है जेई का, जेई के पेपर में आज तक कुल 60 सवाल ही हैं यूनिक। कितने, केवल 60 सवाल। ग्रेड 1 का, ग्रेड 3 का, एएलपी सीबीटी 2 के केवल 40 सवाल हैं। पूरे सिलेबस में एएलपी सीबीटी 2 के कितने सवाल हैं, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का, ये सब सवाल ऑलरेडी सीट में कवर कर दिए जाएंगे, कर दिए हैं। ठीक है ना बच्चे।
तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें मेरे भाई। अब मान लो कोई सेम सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी आया है और एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी आया है, तो जो बढ़िया होगा मैं वही तो डालूंगा। आप क्यों परेशान होते हो इतना और मुझे करते हो? ठीक है, समझ में आई ना बात? ऐसे मत करो मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे प्यारे दोस्तों। बताइए सवाल नंबर आपके सामने 61। ये क्या है? सब रेलवे के बेस्ट क्वेश्चन है। अब आप देखो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर के 1710 सवाल हैं। 1710 सवाल तो हम पूरे बैच में पढ़ेंगे, उसमें से 100 ही सवाल हैं जो 17 बार रिपीट करके दिया है एक एक सवाल को। तो मैं हर एक टाइप का एक एक सवाल लूंगा, ठीक है ना? अभिषेक, तो इनको करने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई परेशानी है? हैं जी? अगला बताइए। ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल रेलवे के पेपर में लेटेस्ट कम से कम 500 बार आ रखा है, ठीक है ना? एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 2,60,000। 2,60,000 जो हर साल कितनी बढ़ती है? 25% की दर से बढ़ रही है। सवाल में पूछा गया 3 साल पहले की जनसंख्या और 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। सबको समझ में आया? ये सवाल क्या है? एक कस्बे की प्रेजेंट जनसंख्या कितनी है बच्चों? 2,60,000। एक कस्बे की जनसंख्या हर साल कितनी बढ़ती है? 25%। तो सवाल में पूछा है प्रेजेंट से 3 साल पहले, प्रेजेंट से 3 साल पहले, और बच्चों प्रेजेंट से 2 साल पहले। कितने बेटा? प्रेजेंट से 2 साल पहले जो भी इस कस्बे की जनसंख्या थी उसको क्या निकालना है? आपको अंतर निकालना है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि भाई प्रेजेंट की जनसंख्या दी है, वो पहले क्या निकालेंगे? 3 साल पहले की जनसंख्या निकालेंगे, है ना सचिन? फिर क्या निकालेंगे? 2 साल पहले की निकालेंगे और उनको घटाएंगे। यही करेंगे और यही उनका समय बर्बाद हो जाएगा। बेटा आपको जनसंख्या का अंतर निकालना है तो आप भी क्या निकालो? 3 साल पहले और 2 साल पहले का रेशियो निकालो। एक बात ध्यान सुनना, एक टाउन की जनसंख्या हर साल 25% बढ़ती है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि अगर आज जनसंख्या 4 है तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी बढ़ के? यही मतलब है। अगर एक टाउन की जनसंख्या अभी 4 है तो 1 साल में बढ़ के कितनी हो जाएगी? 4 से 5। तो मुझे बताओ 3 साल में क्या होगा? अगर एक देखो ये है प्रेजेंट और ये है प्रेजेंट से 3 साल पहले, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये है प्रेजेंट और ये है प्रेजेंट से 3 साल पहले। सुनना मेरे प्यारे भाई, ये है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट से 3 साल पहले। कितने का गैप है टाइम में? 1 साल। हर साल जनसंख्या 25% बढ़ रही है। 1/4, 1/4 यानी कि अभी जनसंख्या 4 है तो 1 साल में कितनी हो जाएगी बढ़ के? 5। अगर 1 साल में जनसंख्या 4 से 5 हो रही है तो मुझे बताओ 3 साल में कितनी होगी जनसंख्या? इसकी पावर क्या करना पड़ेगा? 3। बोलो 3 साल में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? पावर 3। 2 साल में कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर? 4 साल में कितना होगा? पावर 4। 5 साल में कितना होगा? पावर 5। मैं पहले बता चुका हूं, अगर जनसंख्या हर साल 25% बढ़ रही है 1/4, तो 4 से 5 हो रही है, तो 3 साल में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 4:5 का क्यूब हो जाएगा ना। यानी कि 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 4 का क्यूब क्या होता है? 64। और 5 का क्यूब क्या होता है? 125। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर 3 साल पहले जनसंख्या 64 थी तो अभी प्रेजेंट में कितनी है? 125 यूनिट। ये बात समझ में आ गई है? किसी को कोई डाउट? ये मैं आपको बता चुका हूं कि जितना साल का गैप होता है उतनी ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर करते हैं। भाई उतनी बार गुणा करेंगे उतनी पावर हो जाएगी। अगर जनसंख्या हर साल 25% हो रही है 4 से 5, अगले साल फिर क्या हो जाएगी? 4 से 5।
अगले साल फिर क्या हो जाएगी, 4 से 5, फिर क्या हो जाएगा, 3 बार गुणा करेंगे तो पावर 3 हो गया ना, यानी कि 3 साल पहले 64 थी तो अब कितनी होगी, 5 बचे 25 पंजे 125 हो गई। ये आ गया ना, ये रेशियो आ गया 3 साल पहले की और प्रेजेंट की जनसंख्या का, ठीक है ना। सवाल में पूछा 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या का अंतर, यही है ना। एक बार बताओ, जनसंख्या हर साल कितनी बढ़ रही है, 25%। भाई प्रेजेंट से 3 साल पहले जाओ, प्रेजेंट से 2 साल पहले जाओ, इनके बीच में तो गैप 1 साल का ही है भाई। प्रेजेंट से 3 साल पहले जाओ, प्रेजेंट से 2 साल पहले जाओ, इनके बीच में कितने का गैप है बच्चों, 1 साल का। और 1 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 25%। तो आप बताओ, अगर 3 साल पहले 64 थी तो कितनी बढ़ जाएगी, 64 का 25% क्या होता है, 25% 1/4, 64 का 25% 16 होता है। 16 बढ़ के कितनी हो जाएगी जनसंख्या, यानी कि 2 साल पहले कितनी थी। ये सबका क्या आ गया बच्चे, रेशियो आ गया। प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है, प्रेजेंट में जनसंख्या 2,60,000, यही दे रखा है। आपसे क्या पूछा, 3 साल पहले की 2 साल पहले की जनसंख्या का अंतर, यानी कि आपसे क्या पूछा है बेसिकली, 16 यूनिट की वैल्यू, 16 की वैल्यू पूछी है। बताओ समझ में आया ना। 125 को 125 की वैल्यू 2,60,000, 125 8,000 होता है, 125 से 1000 कितनी बार जाएगा, 8 बार। 260 की 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2080। 125 से 1000 काटा 8 बार, 8 की 260 में गुणा कर ली, क्या आएगा, 2080, ठीक है ना। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16 गुणा 2080, ये आ जाएगा। तो 16 8 128, एंड में क्या आएगा, जीरो के बाद, कौन सा ऑप्शन है आंसर। आई बात समझ में। हद होती है। क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया है। हर आदमी पता नहीं क्यों, किस कारण से परेशान है, पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग, किस बात की समस्या है तुम्हें। सर आपकी टीम कॉल या मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं देती, तो क्यों करना है कॉल मैसेज, टीम को क्या जरूरत है, क्यों करेगा। रजत, एक एडवांस मैथ की क्लास भी लगाओ सर रोज। बेटा आप लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि आप अर्थमेटिक और एडवांस की साथ साथ क्लास झेल पाओ। एक आध बालक नस फटने से मर गया तो बात लेने की देनी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं लगा सकता। यू आर नॉट दैट जो है बढ़िया पढ़ने में, ठीक है जी। हाँ ये मिसलिनियस क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है पेपर में, ठीक है बच्चों। अब जिस बच्चे ने पुरानी क्लास छोड़ दी है, स्किप कर दी है मेरे भाई, वो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए सर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। क्यों कराएं भाई, क्यों कराएं, हम आपको बोर्ड की पीडीएफ पीएनजी दे रहे हैं ना, तो फिर काय के हैंड रिटन नोट्स इतने खाली दिख रहा हूं मैं मुझको, तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है, हैंड रिटन नोट्स खुद नहीं बना सकते, कि हाथ टूट गए तुम्हारे, किसी ने उंगली खींच ली तुम्हारी प्लास से कि बनाने में तकलीफ हो रही है हैंड रिटन नोट्स। ज्यादा सुविधा के चक्कर में मत पड़ो, मुंह को फोड़ दूंगा घुसा मार के। ज्यादा सुविधा चाहिए पेपर में भी मास्टर को संग ले जाना, हर चीज पकी पकाई चाहिए जैसे बाबूजियों कहीं के। अबे कुछ तो मेहनत करने की आदत डालो राक्षसो। ठीक है, टेस्ट दिया आज, सेम क्वेश्चन था परसेंटेज का। मैंने क्या बोला था कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर विश्वास आपको तब होगा जब आप ये पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओगे और आप देखोगे कि यही सब है पेपर में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल, ठीक है, सवाल नंबर 62। देखो इसका मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा, सवाल आप खुद करोगे, है कि नहीं सचिन।
देखिए बच्चे ध्यान से सुनेगा, अगला और सक्सेसिव परसेंटेज का आखिरी कंसेप्ट, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनेगा। चलो बच्चों देखो, मैंने आपको ये बता दिया, तीन तीन मेथड मैंने आपको बताए। कौन कौन से बेटा? सक्सेसिव, ये बेसिक 100 मान के, रेशियो मेथड और फॉर्मूला मेथड। कि अगर किसी संख्या में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किया जाता है तो उसमें नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, मैंने बता दिया है। उल्टी कहानी, अगर आपको नेट परसेंटेज चेंज दिया हुआ है और कोई बीच की वैल्यू मिसिंग है तो कैसे निकालेंगे? आई बात समझ में? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है भैया। दो एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाता है, फिर x% बढ़ाया जाता है, और वो संख्या में नेट परसेंटेज चेंज हो जाता है 42.5%। तो मेरा सवाल है बच्चों की x का मान क्या है? सब बच्चों को समझ में आ गया? एक संख्या को पहले 25% इंक्रीज किया जाता है, फिर नई प्राप्त संख्या को x% इंक्रीज किया जाता है। उस संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि है 42.5%। तो x का मान क्या है? तो बेटे ये बहुत आसान डेटा है कि नहीं सचिन? तो 25 और x का सक्सेसिव क्या आना चाहिए? 42.5% आना चाहिए। बहुत आसान डेटा है, तो मैं फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं। ये 25 और x का सक्सेसिव क्या आएगा? 25 प्लस x प्लस 25 गुणा x बटे 25 प्लस x प्लस 25 गुणा x बटे 100 बराबर क्या आएगा? 25 प्लस x प्लस 25 गुणा x बटे 100 बराबर 42.5। क्लियर है? कोई तकलीफ इसमें? आप यहां से सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 4 बार। तो ये हो गया बच्चे x प्लस ये कितना है? x बटे 4। और 25 कहां चला जाएगा प्यारे बच्चों? राइट साइड में, है ना। तो राइट साइड में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 42.5 माइनस 25। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? x प्लस x बटे 4 कितना आ गया? 5x बटे 4। और 42.5 में से मैं 25 घटाऊंगा तो कितना आ गया? 17.5 आ गया। 5 से 17.5 कितनी बार कट गया? 5 से 17.5 कितनी बार कट गया प्यारे दोस्तों? 3.5 बार। 5 दिया 15 और 2 5 बचे 25। 4 की 3.5 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 14। x की वैल्यू बच्चों यहां पर कितनी आ गई? 14। सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो हमने कैसे निकाल लिया? फॉर्मूले से ना। दूसरा एग्जाम्पल, एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसको x% घटाया जाता है, फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसको 12.5% घटाया जाता है। उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज है वो क्या है? 35% इंक्रीज। घटाया नहीं है मेरे प्यारे भाई। यहां एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसको x% बढ़ाया जाता है। बढ़ाना है मेरे भाई, ठीक है ना, गलत लगा दिया। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसको x% बढ़ाया जाता है, जो संख्या प्राप्त होती है उसको 12.5% घटाया जाता है। संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है? संख्या पहले से 35% बढ़ जाती है। तो मैं पूछ रहा हूं x का मान क्या है, ठीक है ना बच्चों। यानी कि ये वो कंसेप्ट है जिसमें आपको नेट परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, पहले से ही निकालना नहीं है। बीच की एक परसेंटेज मिसिंग है, इसकी वैल्यू क्या है आपको निकालनी है। समझ में आया ना? आप बोलोगे जी सर समझ में आया। तो यहां बेटा सबकी फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगी। कभी भी बहुत मुश्किल डेटा का सवाल इस पे नहीं आएगा, इनकी फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगी। तो हम कैसे कर सकते हैं? रेशियो से। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। भैया अगर किसी संख्या को 40% बढ़ाएंगे 2/5, इसका मतलब क्या है कि अगर संख्या 5 है तो 5 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? संख्या 5 है तो 5 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 7।
ये क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या कहलाता है? मल्टीप्लाइंग। अगर संख्या को 40% बढ़ाया तो संख्या 5 थी, 5 से 2 बढ़ के 7 हो गई। फिर हमने संख्या को क्या बढ़ाया? x%। x% बढ़ाने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। जब आपको ये ही नहीं पता कि x% बढ़ाने पर क्या चेंज होगा, तो आप क्या लगा देंगे? क्वेश्चन। जो आपको नहीं पता उसकी जगह क्या लगा दीजिए बच्चों? क्वेश्चन मार्क। फिर आपने संख्या को कितना? 12.5% घटाया। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते? 1/8 घटाने मतलब संख्या अगर 8 थी तो 8 से 1 कम होकर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाए। सबको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, अच्छे से समझ में आ गई है। क्लियर है? सीधी सीधी बात है, ठीक है। अच्छा, नेट परसेंटेज चेंज कितना है? पैंतीस परसेंट है ना ये, 20 से। यहाँ पे ना इसमें थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, टाइपिंग में गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे 12.5% बच्चों ये इंक्रीज है। क्या है ये? 12.5% इंक्रीज है। दोबारा से बता देता हूं बेटा, दोबारा से। हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पर। एक संख्या को पहले हमने कितना बढ़ाया? 40%। 40% बढ़ाने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि संख्या अगर 5 है तो 5 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 7। फिर ये बेटा x% डिक्रीज करना है। क्या करना है? डिक्रीज। हमें पता ही नहीं कि x% घटाने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे? क्वेश्चन। फिर हमने जो संख्या प्राप्त हुई उसको 12.5% बढ़ाना है। सॉरी, यहां 12.5% बढ़ाना है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यानी कि संख्या 8 से बढ़ के क्या हो जाएगी? 9। और ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है तो इनकी क्या हो जाएगी? सीधी सीधी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। और नेट परसेंटेज चेंज क्या आता है? संख्या 35% बढ़ जाते। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बच्चों? 7/35% की फ्रैक्शन वैल्यू। सॉरी भाई, अब आवाज आ रही है बच्चों? बच्चों अब आवाज आ रही है? आ रही है क्या अब? क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? सेल डाउन हो गए थे भी माइक के। क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक संख्या पहले 40% बढ़ाए जाते। 40% का मतलब 2/5। संख्या 5 से कितनी होगी बढ़ के? 7। फिर x% घटाए जाते। हमें नहीं पता, ये समझ लिया था ना बच्चे कि x% घटाने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। फिर संख्या 12.5% बढ़ाई जाते 1/8। 1/8 बढ़ाओगे तो 8 से कितना हो जाएगा? 9। फिर संख्या अल्टीमेटली कितना बढ़ जाते हैं? नेट 35%, 7/20। तो संख्या 20 से बढ़ के कितना हो जाएगी? 27। तो देखो 9 ते 27 कट जाएगा, 2 के उधर गुणा 2 तिया 6, और 7 आ जाएगा नीचे। यानी कि संख्या बच्चों अगर पहले 7 थी तो 7 से घट के कितनी हो गई? 6। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर x% के ये जो करस्पॉन्डिंग ही तो है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 6/7। यानी कि जब मैं संख्या को x% घटाता हूं, जब मैं संख्या को x% कम करता हूं, तो संख्या 7 से बढ़ के 7 से कम होकर कितनी हो जाती है? 6।
जब आप संख्या को दूसरी बार एक्सपर्शन कम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 6/7, यानी कि संख्या 7 से घट के 6 होगी तो संख्या कितनी कम हो गई, 1/7। और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14.28% डिक्रीज हुई है। तो बच्चों एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है 14.28, ये एक्स की वैल्यू। सबको समझ में आया, किसी को कोई समस्या, यस और नो? खत्म, ठीक है। इसी के साथ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जो परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी तरीके से खत्म होता है, ठीक है जी। पानी कर देना यार, आगे चलते हैं। ये जो मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट पढ़ाया है, आप ऐसे मत समझिए कि सर ने परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए 3 क्लास ली। आप ऐसे समझिए कि अगर आप ये नहीं समझ पाते तो आगे आपको प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत दिक्कत आती है। जो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है वो इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है जो मैंने पढ़ाया। एक बार सब बच्चे कमेंट में दिल खोल के लिख दीजिए कि आपको ये समझ आया है। क्या आपको ये समझ आ गया है? क्योंकि अब मैं आपके सामने बताऊंगा अगला इलेक्शन बेस्ड यानी कि चुनाव आधारित प्रश्न। इलेक्शन बेस्ड या चुनाव आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर हम इस पर सवाल करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर। देखो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे मेरे भाई। मैं यहां पे आपको कोई थ्योरी नहीं रटवाता कि ये रट लीजिए मेरे भाई, कोई फॉर्मूला लिखवाता कि ये फॉर्मूला लिख दीजिए। मैं हर एक बात को एग्जाम्पल से और परसेंटेज और रेशियो के इस्तेमाल से करवाता हूं अर्थमेटिक मैथ में। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जाम्पल है, इससे आपको पूरा इलेक्शन का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एक एक शब्द हम समझेंगे, एक एक बात प्यार से समझेंगे। ये सारा डेटा मैंने अपनी मर्जी से लिया है, सारा डेटा आपको समझाने के लिए। ठीक है ना बच्चों, चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखो मान लीजिए एक गांव में कोई चुनाव हुआ जिसमें 2 लोग खड़े हुए प्रधानी के चुनाव के लिए। मान लीजिए एक गांव में कहीं चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें 2 लोग खड़े होते हैं प्रधानी के चुनाव के लिए। तो जब भी कहीं चुनाव आता है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं जो बता रहा हूं केवल उसको सुनो, कमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब भी कहीं कोई चुनाव आता है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक वोटिंग लिस्ट आती है। क्या आती है? वोटिंग लिस्ट। उनमें उन सारे वोटर्स का नाम लिखा होता है जो वोट देने के योग्य हैं, जो भारत के नागरिक है, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जो वोट देने के लिए योग्य हैं। यानी कि सभी वोटर्स का नाम, टोटल वोटर्स का नाम उसी लिस्ट में लिखा होता है। इसे कहते हैं वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट में जितने वोटर्स का नाम होगा उतनी ही गांव में वोटर्स की संख्या होगी। तो मान लीजिए एक चुनाव में जो कुल वोटर्स हैं या वोटिंग लिस्ट में 100 लोगों का नाम है, यानी कि एक चुनाव में टोटल कितने वोटर्स हैं प्यारे बच्चों? 100 वोटर्स हैं। कितने वोट डालने वाले हैं? 100। क्लियर है? एक एक बात अच्छे समझिए, सबको समझ में आ गया वोटिंग लिस्ट। उसके बाद चुनाव होता है, चुनाव में 2 लोग खड़े होते हैं प्रधान के चुनाव के लिए मेरे भाई। गांव में कितने वोटर्स हैं? 100 वोटर्स हैं। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव से बाहर होते हैं, वोट डालने नहीं आ पाते। तो इन 100 में से 20% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले। कास्ट मतलब वोट डालना, ठीक है ना। तो 100 लोगों में से 20% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले। ठीक है बच्चों, सारा डेटा मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूं, समझते रहिए। तो चुनाव में टोटल 100 वोटर्स हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो 100 का 20% कितना होता है बच्चों? 20। यानी कि 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाले, तो फिर कितने लोगों ने वोट डाले हैं? 80। 80 लोगों ने वोट डाले हैं। आगे बात समझ में? अब
देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि भैया खाली वोट डाल देते हैं या एक ही दो पार्टी पे बटन दबा देते हैं, है कि नहीं। तो जितने वोट डाले गए, कास्ट वोट यानी कि डाले गए वोट, डाले गए वोटों में से 10% चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिए। समझ में आया ना भाई, जितने वोट डाले गए हैं, डाले गए वोटों का 10% चुनाव आयोग ने क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। तो कितने वोट डाले गए हैं बच्चों, 80। डाले गए वोटों का 10% यानी कि 80 का 10% कितना होता है, 8। तो 8 वोट चुनाव आयोग ने इनवैलिड करार दे दिए कि नहीं भाई इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 80 में से अगर 8 वोट चुनाव आयोग ने खराब घोषित कर दिए तो फिर वैलिड वोट कितने हैं, 72। यानी कि ये क्या है बच्चों, योग्य मत। इनको क्या बोलेंगे, योग्य मत, योग्य वोट। यानी कि हार जीत का फैसला इन्हीं 72 वोटों में से होगा। ये आगे बेटा वैलिड वोट्स, हार जीत का फैसला इन्हीं 72 वोटों में से होगा कि नहीं होगा। इन 72 वोटों में से जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट पड़ गए वो कैंडिडेट जीतेगा और जिसको कम वोट पड़े वो हार जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में समझना है कि माना गांव में चुनाव हुआ, 100 वोटर्स हैं, 20% ने वोट नहीं डाला तो 80 ने वोट डाला। 80 में से 10%, 8 वोट खराब हो गए, बाकी के 72 वोट क्या है, वैलिड वोट। इन्हीं वोटों में से हार जीत का फैसला होना है। आगे सवाल यह है मेरे प्यारे भाई कि जो विनर कैंडिडेट है, जो विजेता है, विजेता उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% प्राप्त हुआ और वो 4320 वोटों से जीता है। ठीक है ना। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का कितना मिला है, 60%। और कितने वोटों से विजयी घोषित हुआ, 4320 वोटों से जीता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कुल वोटर्स कितने हैं गांव में, कुल वोटर्स कितने हैं। ठीक है ना बच्चों, अब ध्यान सुनेगा। देखो हार जीत का फैसला इन्हीं 72 वोटों में से होना है। अब जो हमारा जीतने वाला कैंडिडेट है, जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले बेटा, वैलिड वोट का 60%। देखो क्या लिखा है, वैलिड वोट का, इसका वैलिड वोट का, वैलिड वोट कितने, 72। तो जीतने वाले को वैलिड वोट 72 का कितना मिला, 60%। तो जीतने वाले को 72 वैलिड वोट का कितना मिला है बच्चों, 60%। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट चुनाव हारा है, तो हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले होंगे फिर। देखो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर वैलिड वोट का 60% जीतने वाला लेगा विनर, 100 में से 60% घटाएंगे क्या आएगा, 40%। तो हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे बच्चों, वैलिड वोट का 40%। अरे बताओ ना, इनको जोड़ के तो वैलिड वोट का 100% आएगा बेटा। यानी कि अगर हारने वाले को वैलिड वोट 72 का 60% मिला है, जीतने वाले को अगर वैलिड वोट 72 में से 60% मिला है, तो हारने वाले को वैलिड वोट 72 का 100% में से 60% घटाइए, कितना मिला होगा, 40%। और दोनों के वोट मिलाकर कितने आ जाएंगे, 72 का 100%, 72। दोनों के टोटल वोट मिलाकर कितने आ जाएंगे। तो अगर जीतने वाले को 72 का, यहां पे बेस वैलिड वोट बना दिया, जीतने वाले को 72 का वैलिड वोट का 60% मिला है, तो हारने वाले को वैलिड वोट 72 का कितना मिला होगा, 40%। समझ में आया। तो मुझे बताओ जीतने वाला जो उम्मीदवार है कितने वोटों के अंतर से जीता, घटा दीजिए। है बच्चों, घटा दोगे, 72 के 60% में से 72 का 40% घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 72 का 60 माइनस 40, 20%। इतने वोटों से जीता। तो जीतने वाला उम्मीदवार मेरे प्यारे भाई कितने वोटों से जीता है, 72 के 20% के वोटों से जीता। जीतने वाले में से हारने वाले के वोट घटा दिए, तो 72 में से 60 माइनस 40 घटाएंगे, 20% आ जाएगा। 72 का 20% कितना आएगा बच्चों, 72 का 20% का मतलब 20/100, 0.2। 72 की 0.2 में गुणा करेंगे 14.4, यानी कि ये आ गया 14.4। तो यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार 14.4 वोटों के अंतर से जीता। जबकि जीता कितने वोटों से है,
सवाल में दिया 4320 वोटों से जीता, तो 14.4 की वैल्यू कितने वोटों के बराबर है? 14.4 की वैल्यू 4320 वोटों के बराबर है। तो यहां से अगर दशमलव हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या बढ़ती है? 144 से काटेंगे, 144 तिया 432, यानी कि कितनी बार कट गया? तो 300 गुना हो गया। आपसे क्या पूछ रहे हैं? कुल वोटर। कुल वोटर कितने प्यारे बच्चों? वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम है? 100। तो कुल वोटर्स आगे प्यारे भाई 100, तो 100 की वैल्यू भी कितनी होगी? 300 गुना, यानी कि 30,000। तो बताइए चुनाव में वोट में भाग लेने वाले कितने वोटर्स हैं? 30,000। यही क्या होगा? आंसर। बताइए क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई है? जितने भी बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट में ये बता दीजिए कि क्या आपको हमारी बात समझ आ गई है। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या है बच्चों? बेसिक है। मैंने आपको एक एक बात खुल के बताई है प्यारे दोस्तों। इसके समझाने का मकसद यह है कि आप समझ पाओ कि इनवैलिड वोट क्या होता है, वैलिड वोट क्या होता है, डाले गए वोट क्या होता है, कैसे हारते हैं, कैसे जीतते हैं, है ना। तो यहां पे सारी बातें एक ही एग्जाम्पल से क्लियर हो रही हैं, समझ में है ना। लेकिन अगर पेपर में आएगा तो आपको इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। आप इस सवाल को एक ही स्टेप में, एक ही लाइन में करोगे। आप बोलोगे सर वो कैसे? सुनिए बच्चों, मान लीजिए एक गांव में चुनाव हो रहा है। चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या कितनी है? n। मान लीजिए गांव में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या कितनी है बच्चों? n। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करना है। अगर चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या मैंने n मान ली, आपको n का मान क्या है? निकालना है। यही तो निकालना है। माना चुनाव में कुल वोटर्स n है, ठीक है। 20% चुनाव में जितने वोटर्स हैं वोट, उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। ठीक है बच्चों, कुल वोटर्स में से 20% ने वोट नहीं डाले। 100% में से 20% ने वोट नहीं डाले, तो यानी कि कुल वोटर्स में से 80% लोगों ने वोट डाले हैं। अगर 100% में से 20% वोट नहीं डाल रहे तो बाकी के 80% वोट डाल रहे हैं। 80% क्या होता है बच्चों? 4/5। 80% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 4/। ये क्या आ गया बेटा? डाले गए वोट। ये आपके सामने लिखे हुए डाले गए वोट, समझ में आया? अगर 20% 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाले तो बाकी का 4/5 लोगों ने वोट डाले। अब जितने वोट डाले हैं उसमें से 10% वोट क्या हैं? खराब। 10% का मतलब क्या? 1/। अगर डाले गए वोटों में से, ये क्या लिखा हुआ आपके सामने? डाले गए वोट। क्या लिखा है? डाले गए। जितने वोट डाले गए हैं उसमें से 10% खराब है, इनवैलिड। यानी कि डाले गए वोटों में से बाकी का 90% क्या है? वैलिड है। अगर डाले गए वोटों में से 10% खराब हैं तो डाले गए वोटों में से 90% फिर क्या है? वैलिड। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 9/। आगे बात समझ में। अगर 1/10 वोट खराब है तो बाकी मेरे प्यारे भी 9/10 वोट क्या है? वैलिड है। यानी कि आपके सामने बच्चों क्या लिखा हुआ है? ये वैलिड वोट लिखा हुआ है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, जीतने वाले को वैलिड वोट का कितना मिला? जीतने वाले उम्मीदवार को, ध्यान सुनना, जीतने वाले को वैलिड वोट का कितना मिला? 60%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा फिर? वैलिड वोट का 40% मिला होगा। बताओ, देखो हर चीज 100% होती है। हर चीज क्या होती है? 100%। तो वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को, तो हारने वाले को वैलिड वोट का कितना? 40%। तो कितने वोटों से जीत रहा है जीतने वाला उम्मीदवार? घटाओगे तो वैलिड वोटों के 20% के अंतर से जीत रहा है। कितने वोटों से? वैलिड वोट का, ये क्या लिखा हुआ आपके सामने? वैलिड। तो कितने वोटों से चुनाव जीता? वैलिड वोट का 20%। 20% यानी कि 1/। इतने वोटों से चुनाव जीता है। जबकि सवाल के अनुसार चुनाव कितने वोटों से जीता है? वो 4320 वोटों से चुनाव जीता है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए? इसकी वैल्यू 4320 वोटों के बराबर आनी चाहिए। एक लाइन में इक्वल हो गया कि नहीं हो गया?
तो जब ये इक्वल हो गया तो आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4 नाम 36 से कम 36 और 7 36 दूनी 72 क्या आ गया बच्चों 100। तो n का मान कितना आ गया 5 25 25 दूसरा 250, 250 की किस में गुणा कर देंगे तो 250 गुणा 120 कितना आ गया ये आ जाएगा बेटा 30,000। तो चुनाव में कितने वोटर्स हैं 30,000 है। ये है प्यारे बच्चों बेसिक जो मुझे समझाना जरूरी था जिससे कि आपको पता चले कि वैलिड इनवैलिड क्या होता है ना। और ये है आपकी एक्चुअल एग्जाम अप्रोच। मुझे लगता है हर एक बच्चे को समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आया है तो कमेंट में यस जरूर लिख दें आप लोग, है कि नहीं सचिन। जितने भी बच्चे हैं वो मेरी ये बात समझ गए हैं तो कमेंट में यस लिख दें आप। डेढ़ घंटे में कोटा पूरा हो गया क्या इनका है बस बहुत हो गया अब है। तो जैसे मुझे आपको चुनाव पढ़ाना है तो मैं आपको कोई फॉर्मूला याद करने के लिए कहा बच्चों आपसे मैंने कि ये फॉर्मूला याद कर लीजिए या मैंने कहा कि ये ट्रिक याद कर लीजिए। मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको हर एक चीज पहले से कॉन्सेप्ट बनवा के रखा पीपीटी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें हर चीज आपको अच्छे समझ में आए। और मैं कोई भी सवाल कराऊंगा आपको कभी डाउट नहीं आएगा कि वैलिड वोट क्या है इनवैलिड वोट क्या है विनर कैसे जीतता है डाले गए वोट कैसे निकालते कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है ना समझ में ना बच्चे। ये बेसिक और ये इसकी एग्जाम ओरिएंटेड तो इसमें बेटा पेशेंस लगता है समय लगता है। अब मान लीजिए जैसे इस पर बेस सवाल है सवाल नंबर क्या है आपका 63 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है। 300 कहां से आया अरे भैया ये नीचे ना यहां जब आप देखोगे 5 25 25 दूसरा 250 250 की 120 में गुणा करके आया है। ठीक है ना। चले बच्चे अब ये सवाल देखो पहला एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे एक कैंडिडेट को 48% वोट मिले और दूसरे कैंडिडेट से 756 वोटों से हार गया। ठीक है भैया पहला बेसिक सवाल है तो आपसे पूछेगा डाले गए वोट्स की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में है ना। जब आप इस सवाल को देखते हैं प्यारे भाई तो इस सवाल में कहीं भी वैलिड इनवैलिड का कोई जिक्र नहीं है यानी कि सीधा सीधा सवाल है भाई अगर एक चुनाव में कुल वोटर्स कितने हैं 100% तो कुल वोटर्स में से एक उम्मीदवार को कितने मिले अगर 100% में से एक उम्मीदवार को 48% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे 100 में से 48 घटाइए दूसरे वाले कैंडिडेट को कितने मिले होंगे 52%। यानी कि लूजर है ये क्या है तो बताओ कितने वोटों से हारा 52% इसको मिले इसको 48% तो 4% से हार गया चुनाव। जबकि हारा कितने वोटों से है 4% के लिए 756 है कितने गुना तो 756 को 4 से भाग देंगे 4 एकम 4 3 5 4 अट्टे 32 3 6 4 नाम 36 189 गुना। तो कुल वोटर्स की संख्या कितनी है 100%। 100% की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 189 गुना यानी कि 18,000। कौन सा ऑप्शन है जी डी ऑप्शन है। आई बात समझ में आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है चलिए आगे चलते खत्म ही कर देते हैं आज कर दें। चलो ये बताओ बच्चे 64 आपके सामने 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैलिड वोट में से 55% वोट मिले 20% वोट इनवैलिड थे कुल वोटों की संख्या 7500 थी। तो पूछा है विजेता ने खाली स्थान है विजेता कितने वोटों से चुनाव जीता। सबको समझ में हर एक लैंग्वेज का सवाल हम लेंगे। ठीक है प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। तो 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ उसमें से एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले 55%। 20% वोट क्या थे कुल वोटर्स की संख्या है 7500। तो पूछा है जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से चुनाव जीता वो बताना है एग्जैक्ट वैल्यू। देखो कुल वोटर्स कितने हैं मेरे प्यारे भाई कुल वोटर्स हैं 7500
अब आप ये देखो 7500 वोटर्स में से कितने लोगों ने मेरे प्यारे भाई 7500 वोट है, कितने वोट इनवैलिड हैं? अगर 100% वोट हैं 7500, उसमें से 20% इनवैलिड हैं, तो 7500 का 80% क्या है? तो आपके सामने क्या लिखा है बच्चों? वैलिड वोट लिखा हुआ है। इस सवाल में कहीं ये जिक्र नहीं है कि कितने लोगों ने वोट डाले, तो आप ये मान के चलेंगे कि सारे लोगों ने वोट डाले हैं। 7500 लोगों में से 20% इनवैलिड हैं, तो 7500 का बाकी 80% वैलिड है। जीत एक उम्मीदवार को कितना मिला वैलिड वोट का? एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा वैलिड वोट का? 45%। 100 में से 55 घटा दीजिए, वैलिड वोट का 45%। तो कितने वोटों से चुनाव जीता? 10%। ये पहला वाला कैंडिडेट वैलिड वोट के 55 माइनस 45, वैलिड वोट के 10% के अंतर से चुनाव जीता है। कितने वोटों से जीता? 10% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में? 10% को कहते हैं हम 1/10। और आप देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 10 से 80 8 बार कट जाएगा, 75 अट्ठे आ गया 600, यानी कि 600 वोटों से चुनाव जीता। ये आंसर है सी ऑप्शन। आगे चलेंगे, ये बताइए। जी अगला, ए बी और सी ने क्या करा बेटे? चुनाव लड़ा। ए को कुल वोटों का 38% मिला। तीन कैंडिडेट हैं ए बी और सी, इन्होंने मस्त जो है चुनाव लड़ा प्रधानी का। ए को कुल वोटों का कितना मिला? 38%। आगे पढ़िए। प्रत्येक 45 वोट के लिए बी को 18 वोट प्राप्त हुए। इस बात का मतलब समझ रहे हैं? बड़ा अलग तरीके से बोला गया है कि अगर 45 वोट डलते हैं गांव में, तो उन 45 वोटों में से 18 वोट बी के नाम के पड़ते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सीधा सीधा नहीं बोला गया। हर 45 वोट में से 18 वोट किसके नाम के पड़ते हैं? बी के नाम के। यानी कि बी को कितने वोट मिलते हैं टोटल का? 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2/5। 2/5 कितना हो गया? 40%। तो मैंने ये पता लगा लिया कि बी को 40% वोट मिलते हैं। तो आप मुझे बताइए बच्चों, सी को कितने वोट मिले होंगे फिर? भाई टोटल तो 100% है ना। 100% में से 38 प्लस 40 78% ये दोनों ले गए, ए और बी। तो 100 में से 78 घटाइए, यानी कि सी को कितने वोट मिले? 22% वोट मिले। ये बात सही है? ठीक है। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले आदमी से 5760 अधिक वोट प्राप्त हुए। ठीक है ना? डाले गए वोटों की संख्या क्या है? तो आप मुझे बताओ विजेता कौन होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे? यानी कि कौन है आपका? बी। ये क्या है आपका? विजेता। सबसे कम वोट तीनों में किसको मिले हैं? सी को। सबसे कम वोट मिले हैं तीनों में सी को। तो सवाल में बोला है कि विनर को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले आदमी से कितने वोट ज्यादा मिले? जैसा सवाल में बोला है वैसा करेंगे। विनर को सबसे कम वोट लेने वाले आदमी से कितने वोट ज्यादा मिले? 18%। सवाल के अनुसार कितने वोट ज्यादा मिले? बताओ कितने गुना है? 18 तिया 54 और 3 18 दूनी 36, 320 गुना। क्या है बेटे? 320 गुना है। तो आपसे पूछा क्या? कुल वोटर। कुल वोटर्स की संख्या कितनी है? 100% की वैल्यू क्या आएगी? 320 गुना 32,000। कर लेंगे? कर लेंगे बच्चों? ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बताइए बच्चे। सवाल नंबर है आपके सामने 66। देखो वैसे ये सब क्या है? इलेक्शन के वायरल सवाल है। अब पिछले 2 साल से रेलवे के किसी भी पेपर में ये टाइप का सवाल पूछा ही नहीं है, लेकिन टाइप इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सीजल का सवाल उठा के डाल दिया है। टाइप छोड़ा नहीं है प्यारे दोस्त। आ जाइए, क्या है? करो।
देवराज रंजन जी, एक कॉन्स्टिट्युएंसी में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान वोट डाले। अब इसकी लैंग्वेज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया पढ़ाया है। कितने लोगों ने वोट डाले बच्चे? 80% लोगों ने वोट डाले। जितने वोट डाले हैं उनमें से 15% क्या हैं? इनवैलिड हैं। जीता, जीता ना आदमी का नाम है, जीता ने वैलिड वोट के 60% वोट हासिल किए। जीता को कितने वोट मिले? वैलिड वोट का 60%। जीता को 91,800 वैलिड वोट मिले। तो इस सवाल में यह नहीं दिया कितने वोटों से जीता, इस सवाल में दिया है कि जीता को 91,800 वैलिड वोट मिले हैं। तो सवाल में पूछा है वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर शामिल थे। मान लिया जैसे n वोटर्स थे। कितने वोटर्स थे बच्चों? n। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए चुनाव में टोटल n वोटर्स थे। कितने लोगों ने वोट डाले सचिन? 90%। 90% का मतलब क्या होता है? 9 बटे इतने लोगों ने वोट डाले। जितने वोट डाले उसमें से 15% क्या है? 3/20। अगर 15% इनवैलिड हैं तो वैलिड कितने? अगर 20 में से 3 इनवैलिड हैं तो बाकी 20 में से 17 क्या हैं? तो ये आपके सामने क्या लिखा है बच्चों? वैलिड वोट। अब जीता को वैलिड वोट का कितना मिला? 60%। तो वैलिड वोट का 60%, 60% क्या होता है? 3/5। ये किसको मिला? जीता भाई को। जीता भाई को कितने वोट मिले वैलिड वोट में से? बराबर करना पड़ेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। जीता को वैलिड वोट का 60% मिला, मिला कितना? 91,800। बराबर कर दीजिए। तो बताओ क्या आ जाएगा बेटा? कुछ कट तो नहीं रहा? 17 निम्मा 153, 153 दिया कितना आएगा? 459। 17 देखो, 17 थे 51, 51 निम्मा आ जाएगा 459। 459 का दुगना है ये 918 ने की कितनी बार कट गया? 200 बार। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 20 पंजे 100, 100 गुणा 10 1000, यानी कि 1000 की यहां गुणा हो जाएगी तो 200 गुणा 1000 यानी कि कितना आ गया? 2 लाख वोटर्स आ गए। डी ऑप्शन कर लेंगे, आगे चलेंगे देखेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने कौन सा बेटे? 67। यही एक सवाल देखो, चुनाव का तो मेरे प्यारे भाई आपके सामने जीता जी ध्यान से सुनिएगा, इलेक्शन के तो बहुत सारे सवाल हैं, पर पिछले 2 साल से रेलवे में केवल ये वाला सवाल आ रहा है। ये और एक और बताऊंगा। पिछले 2 साल से रेलवे में बस यही सवाल, इसके अलावा किसी सवाल, कोई सवाल जैसे मर गए उनके पास यही दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि यही रेलवे का सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है इलेक्शन में। ठीक है ना? आ जाइए। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 82% रजिस्टर वोटर ने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 4% वोट इनवैलिड पाए गए। ठीक है बच्चे? जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला और 1968 वोटों से उसने चुनाव जीत लिया। देखो सवाल में क्या है, ये वही है जो मैंने एग्जांपल दिया था। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला और 1968 वोटों से क्या जीता बेटा? चुनाव जीता। पूछा वोटिंग लिस्ट में रजिस्टर वोटर कितने? रजिस्टर वोटर्स का नाम है रजिस्टर वोटर्स यानी कि n। अब ध्यान सुनेगा, एक चुनाव में बच्चों कितने वोटर हैं टोटल? n है सचिन। कितने लोगों ने वोट डाला? 82%। 82% लोगों ने वोट डाला। 82% का मतलब होता है 82/100। तो आपके सामने क्या लिखा है? डाले गए वोट। ये क्या है? डाले गए वोट। जितने वोट डाले गए हैं उसमें से 4% यानी कि 1/25 क्या है? इनवैलिड। तो डाले गए वोटों में से 4% इनवैलिड है, यानी कि 25 वोट हैं तो 25 में से एक क्या है? इनवैलिड। तो 25 में से बाकी 24 क्या है? वैलिड। तो आपके सामने ये क्या लिखा है बच्चों? वैलिड वोट। अगर 4% डाले गए वोटों का इनवैलिड है तो बाकी का 96%, 96% यानी कि 24/25 क्या है? वैलिड। अब जीतने वाले उम्मीदवार को क्या मिला? जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का 40%। 100 में से 60 घटाइए तो कितने वोटों से जीता? वैलिड वोट के, तो जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 20% यानी कि 1/5 वोटों से जीता। जबकि जीता कितने वोटों से? 1900। तो दिस शुड बी, तो बच्चे क्या होना चाहिए? बराबर क्या होना चाहिए बाल को?
बस एक स्टेप का सवाल, यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बताइए, पहले तो 24 से ही काट लें। 24 अट्ठे 192 और 4 24 दूनी 82 से 82। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? सीधी इसकी गुणा होगी 25 पंजे 125 गुणा 100 यानी कि 12,500। ठीक है ना? ठीक है बच्चों। देखो, हालांकि रेलवे में जो सवाल आ रहे हैं वो सब इतने लीचड़ हैं कि ऑप्शन से ही हो जा रहे हैं। आई जैसे ये सब इस सवाल के आंसर हो ही नहीं सकते कभी। मान लो 82% वोटर ने वोट डाला, अगर 12,500 एक टोटल वोट होंगे, इसका 82% तो दशमलव में चला जाएगा, ये भी दशमलव में चला जाएगा, ये भी दशमलव में चला जाएगा। तो क्या आंसर हो सकता है केवल इस सवाल का? है ना? ऑप्शन भी बहुत गंदे सेट करा, प्रीवियस ईयर के सारे सवाल देखना ऐसे ही ऑप्शन सेट हैं गंदे से। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 68। ये देखिए, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे इसको नहीं पूछ रहा है बिल्कुल भी। 2 साल से रेलवे ने बस यही सवाल पूछा है एक। अब मैं आपको कैसे करा दूं प्रीवियस ईयर में छूट छांट के सवाल, जब आया ही ये है, यही सवाल 100 बार आया, तो क्या मैं यही 100 सवाल करा दूं? कोई फायदा नहीं। लेकिन ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि रेलवे में नहीं आ रहा है मेरे भाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? चलिए ध्यान से समझिएगा। ये सवाल पिछले सवालों से अलग क्यों है, बताओ जरा। एक चुनाव में वोटिंग लिस्ट में शामिल 12% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला। एक चुनाव में 12% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। 84 वोटर्स ने अपने वोट खाली डाले, यानी कि 84 वोट्स क्या हो गए? इनवैलिड। इनवैलिड हो गए। केवल 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, रामज्ञा और श्रवण। विनर रामज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं का, यानी कि टोटल वोटर्स का कितना परसेंट समर्थन मिला? 54%। रामज्ञा भाई जीते हैं, इनको सारे वोटर्स का, जितने भी वोटिंग लिस्ट में वोटर्स हैं उनका 54% वोट मिला। और रामज्ञा ने अपने विरोधी श्रवण को 1456 वोटों से हराया, यानी कि रामज्ञा को अपने विरोधी श्रवण से, राइवल से 1456 वोट अधिक मिले। तो सवाल यह है कि वोटिंग लिस्ट में वोटर्स की संख्या क्या है? मुझे यह बताइए कि यह सवाल पिछले सवालों से अलग क्यों है, बताओ। इस सवाल में जो आखिरी ये जो लाइन है कि जीतने वाले को, यानी कि रामज्ञा को वैलिड वोट का नहीं दिया, यहां आके दिया कि रामज्ञा को जितने भी वोटर्स हैं उनका 54% वोट मिला। यानी कि अगर टोटल वोटर 100% है ना, तो 100% में से 54% वोट रामज्ञा को मिला है। यहां पिछले सवालों में था कि जीतने वाले को कितना वैलिड वोट का 60% मिल रहा था। फर्क है, एक शब्द का फर्क है पूरा का पूरा, समझ आई ना बात? तो अगर आप यहां इस सवाल में वैलिड वोट मान लो निकाल भी लोगे, तो सवाल में तो ये दिया ही नहीं कि रामज्ञा वैलिड वोट से जीत रहा है। ठीक है ना बच्चे? क्या क्या हुआ? देखो, अगर आप इस सवाल को देखोगे मेरे भाई, तो ध्यान से समझना कि ये पिछले सवालों से अलग है।
यहां विनर को टोटल वोटर्स का कितना मिला है? 54%। टोटल वोटर्स का 54%। पिछले वालों से अलग है। इस सवाल को करने का एक स्पेशल तरीका, अगर आपने ये तरीका लगाया तो ही जल्दी आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। आपसे पूछा है वोटिंग लिस्ट में वोटर की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा कुल वोटर्स कितने होते हैं? 100%। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि सब कुछ जोड़ जाड़ के किसके बराबर आना चाहिए? 100% के बराबर आना चाहिए, सब कुछ जोड़ जाड़ के। अब आप देखो, एक चुनाव में मेरे प्यारे भाई 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। कितने? 12%। ठीक है भाई। जितने वोट डले हैं उसमें से 84 वोट्स क्या हैं? खाली। 84 वोट्स खाली है, इनवैलिड है। जीतने वाले को सभी वोट्स में से कितना मिला? 54%। जीतने वाले को विनर, यानी कि विनर को कितना वोट मिला? अगर टोटल वोटर 100% है तो 100% का 54% किसको मिला है? जीतने वाले को। यानी कि विनर को कितने वोट मिले? 54%। 54% जीतने वाले को मिले। और जीतने वाले को अपने विरोधी सरवण से कितने वोट मिले? 1456 अधिक वोट मिले। अगर जीतने वाले को 54% वोट मिले हैं और अपने विरोधी से 1456 वोट ज्यादा मिले, यानी कि हारने वाले को उल्टा सोचो, जीतने वाले बंदे से 1456 वोट कम मिले होंगे, लूजर को विनर से 1456 वोट कम मिले होंगे। समझ में आ रहा है? अगर देखो टोटल वोटर है 100%, 100% में से 12% ने वोट ही नहीं डाला, 84 वोट्स कैसे हैं? खाली। जीतने वालों को कितना मिला? कुल वोटर में 54%। कुल वोटर सभी मतदाताओं में से 54%, सभी मतदाता है 100 का 54% जीतने वाले को मिला। और जीतने वाला उम्मीदवार 1456 वोटों से जीता है, अपने विरोधी सरवण से 1456 वोट अधिक मिले। तो हारने वाले को जीतने वाले से 54% से 1456 वोट कम मिलेंगे। और इन सब को जोड़कर किसके बराबर आना चाहिए? टोटल हारने वाले के वोट, जीतने वाले के वोट, खराब वोट, ना डाले गए वोट बराबर कुल वोट। बस ये लॉजिक है। इससे आसान लॉजिक तो पूरी दुनिया में है नहीं। आप बोलोगे सर बेस्ट तरीका इन द वर्ल्ड सवाल को करने का, तो 100% परसेंटेज वाली चीज आप पहले जोड़ लो। ये क्या आएगा? 54 प्लस 54, 54 प्लस 54 108%। और ये 12 कितना आ गया? 120%। 120% आ गया। और आप ये देख लो मेरे प्यारे भी, क्या आ गया? 84 माइनस 1400, तो कितना आ गया बच्चों? ये 84 में से आप 1456 घटा दोगे, तो पहले 56 घटा लो 1400, फिर 28 और कम कर दो, कितना आ गया? 1372। समझे बच्चों? अब 100 उधर जाएगा, 120 में से 100 घटाऊंगा, क्या आएगा? तो 20% की वैल्यू कितनी है सवाल में? 20% की वैल्यू सवाल में 1372 है। आपसे क्या पूछा है? कुल वोटर्स की, यानी कि क्या पूछा हुआ बच्चों आपसे? 100%। क्या पूछा है? अगर 20% की वैल्यू आ गई तो 100% की वैल्यू डायरेक्ट पूछे तो 20 को 5 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? सीधा 100% की वैल्यू। तो 1372 का क्या आ जाएगा? 5 गुना, यानी कि 6500। 1300 का 5 गुना 6500, 72 पंजे 360, 6200 और 360 क्या आ गया? कौन सा है बेटे? पूरी दुनिया आप खोज लीजिए, कोई किताब खोज लीजिए, कहीं यूट्यूब खंगाल लीजिए, इससे बढ़िया तरीका इस सवाल को करने का है नहीं। ठीक है मेरे भाई? चलिए, बहुत ठीक है मेरे भाई। इसी के साथ इलेक्शन वाला सवाल खत्म होता है, इलेक्शन वाला पूरा टाइप। ठीक है, मैंने आपको तो काफी सवाल करा दिए। अगर आप थोड़ा स्पीड में पढ़ते तो आज ही खत्म कर देता। 2-4 सवाल रह गए, इनको हम करेंगे कल। ठीक है ना? आज इतना ही छोड़ते हैं, कल करेंगे। कल हम रेशियो भी शुरू कर देंगे।